डियर स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस टूल आता है स्टैटिक्स में, वो है अपकिरण की माप यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब अपकिरण की माप क्या बताता है? नॉर्मली जब हम जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते हैं, उसमें हमें केवल एक औसत माध्य की गणना करते हैं। एक औसत, जैसे माध्य में एवरेज मिल गया, कुछ उससे ऊपर कुछ नीचे, मीडियन मिल गया, चीजों को आधा आधा बांटता है, क्वार्टाइल मिल गया, चार ग्रुप में बांट गया, मोड मिल गया जो बताता है कि सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। लेकिन यहाँ पर ये कहीं पता नहीं चलता है कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे कि जो हमारा माध्य आया या जो माध्यिका आया या जो बहुलक आया, उस बहुलक में और चरों के बीच में जो अंतर है वो अंतर कितना है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा अपकिरण की माप, जो एवरेज और चरों के बीच के अंतर को बताता है। मतलब श्रेणी के पदों यानी कि मदों, अवयवों के बिखराव को पता करने के लिए जिस माप का प्रयोग किया जाता है उस माप को अपकिरण की माप कहते हैं। और इसमें बहुत सारी विधियां हैं अपकिरण की माप ज्ञात करने की। तो फॉर एग्जांपल ये बताता है कि हमारा जो चर है वो केंद्रीय प्रवृत्ति और पदों के बीच में कितना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नदी है, नदी तो ऐसा ही होता है ना, ये नदी का तो पता नहीं कि बराबर होता नहीं है। तो हमने ये मान लिया कि नदी की ये औसत गहराई है, हमने मान लिया ये गहराई औसत है और इसकी औसत गहराई कितना मीटर है? 5 मीटर है। तो क्या ये 5 मीटर की औसत गहराई हर जगह है? नहीं है। यहां पर 2 मीटर है, यहां पर जो है 4 मीटर है, यहां पर जो है 8 मीटर है, मतलब हर जगह अलग अलग है। तो यहां पर अपकिरण की माप हमें ये बताता है कि जो औसत है और जो एक्चुअल में डेटा है उनके बीच का डिफरेंस कितना आया। और इसके लिए हम कई सारे टूल्स, कई सारी विधियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपका विस्तार हो गया यानी कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इन सारे चरों के बारे में, इस सारे मापों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम अपकिरण की माप के बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो है अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, जिसमें सबसे पहले है डॉक्टर बाउली। डॉक्टर बाउली ने कहा कि अपकरण पदों के विचरण का माप है। जो पद है, पदों के बीच में जो बिखराव है, जो डिफरेंसेस है, जो गैप है, उन गैप के माप को बोलते हैं। वहीं पर कॉर्नल ने कहा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति पद मूल्यों में भिन्नता होती है, मतलब जो औसत और पद मूल्य जो वैल्यू है उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को हम अपकिरण की माप कहते हैं। वहीं पर स्पीगेल ने कहा कि बहुत सीमा जहां तक समग्र एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे समंकों का विचरण या अपकिरण कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ और चीजें पता जाता है कि अपकिरण का जो उद्देश्य होता है वो केंद्रीय मूल्य के संबंध में व्यक्तिगत पदों का विचरण, कि हमारा जो एवरेज आया और इसके अलावा जो हमारे आइटम्स है उसके बीच में क्या डिस्पर्जन है, क्या बीच में गैप आ रहा है, इस चीज को बताता है। ऐसे में अकाउंटिंग तो स्टैटिक्स में अपकिरण का एक अपना ही अलग वैल्यू है। तो हमें समझना पड़ेगा अपकिरण के माप की क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। नंबर 1, इसमें और माध्य से औसत दूरी का ज्ञात किया जाता है। माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जाता है कि जो वैल्यू आया, जो मीन आया या मीडियन आया, एक्चुअली में वो हमारे चर के अकॉर्डिंग कितना जो है एक्यूरेट है, इस चीज को पता लगाता है। श्रेणी की रचना का ज्ञान होता है कि हमारे जो श्रेणी है वो किस तरह से, उसके बीच में डेटा जो है वो कितना ज्यादा बिखराव वाला है, कितना ज्यादा गैप वाला है, उसमें कितना ज्यादा अंतर आ जाता है। 2 या अधिक श्रेणियों की तुलना किया जाता है। उसके अलावा उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में भी सहायता प्राप्त होती है आगे जाके, जैसे मौसम का अनुमान लगाना है या फिर जनसंख्या के आंकड़े निकालने हैं, या फिर हमें जो है मुद्रास्फीति अपस्फीति की गणना करनी है। बहुत सारे चीजों में इसकी माप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। अब यहां पर जो अपकिरण की माप की बात करते हैं, इसके 2 प्रकार से मापा जाता है, 2 तरह से कैलकुलेशन। एक होता है निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट, और दूसरा होता है सापेक्ष रिलेटिव। जब निरपेक्ष माप, जब किसी श्रेणी के बिखराव की माप निरपेक्ष रूप में उस श्रेणी की इकाई में ही व्यक्त की जाती है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको उसी
पदों के बीच में से ही एक इकाई को निकाल के बताया जाता है तो उसको निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे कीमत रुपए में निकाला जाता है, लंबाई मीटर में होता है, वजन किलोग्राम होता है, इसको निरपेक्ष कहते हैं। लेकिन सापेक्ष मतलब रिलेटिव, रिलेट किया जाता है। यहाँ पर सापेक्ष माप समग्र श्रेणी की इकाई में व्यक्त ना होकर एक अनुपात या प्रतिशत के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जिसको अपकरण गुणांक के भी नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर एक तो अपकरण निकाला जाता है, दूसरा अपकरण गुणांक भी निकाला जाता है। अपकरण का माप वो होता है आपका निरपेक्ष माप, और जो गुणांक होता है वो होता है आपका सापेक्ष माप। तो ऐसे में जो हमारे पास अलग अलग विधियां हैं अपकरण की माप निकालने की, उसमें प्रमुख है नंबर 1 जो है विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रभाव विचलन, और लास्ट में एक है लॉरेंज वर्ग। अगर ये निरपेक्ष माप है, हर एक निरपेक्ष माप का एक गुणांक होता है, जैसे विस्तार गुणांक हो गया, चतुर्थक विचलन गुणांक हो गया, मध्य विचलन गुणांक हो गया, या प्रभाव विचलन गुणांक हो गया। इन सभी की गणना करनी है और इन सभी के बारे में हमें प्रॉपर जानना है। तो आज की क्लास में मैं आपको दो चीज बताऊंगा। एक बताऊंगा विस्तार की गणना कैसे होती है अलग अलग पद श्रेणी में, और दूसरा अंतर चतुर्थक विस्तार की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, आप तैयार है ना इसको पढ़ने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक शॉर्ट में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मेन है माप माध्य विचलन और प्रमाप विचलन, लेकिन उसके बारे में हम और कभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे विस्तार। जब हम विस्तार की बात बताते हैं, विस्तार क्या बताता है? विस्तार बताता है किसी भी पद में, किसी भी श्रेणी में सबसे बड़ा, सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम जो पद है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम के बीच के जो अंतर होता है उसी को विस्तार कहते हैं, कि रेंज कहते हैं। मतलब द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है आर मतलब रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। एस का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, एस का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू न्यूनतम। और यहाँ पर विस्तार को कई नाम से जाना जाता है, इसको परास भी बोलते हैं, रेंज, विस्तार, परास। ठीक है, समझ में आ गया। अब वहीं पर ये तो नॉर्मल होगा निरपेक्ष मान। अब यहीं पर इसका गुणांक निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला बोला है इसका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अगर किसी का आप अपकरण की माप निकालते हो तो साथ साथ उसका गुणांक भी निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड अलग अलग श्रेणियों में क्वेश्चन है। जैसे ये है हमारे पास खंडित श्रेणी, यहाँ पर हमारे पास अंक और विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, विस्तार में आवृत्तियों का कोई मतलब ही नहीं होता। हम यहाँ पर केवल पद देखते हैं, सबसे बड़ा पद कौन सा है, सबसे छोटा पद कौन सा है। यहाँ पर पदों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी आवृत्तियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है L माइनस एस। L मतलब सबसे लार्ज बड़ा वाला, और S का मतलब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला। तो इस पूरे में सबसे छोटा पद कौन सा है, S, यानी कि L इक्वल टू हो गया 5, और सबसे बड़ा कौन सा है 35, यानी कि सबसे बड़ा हो गया 35, सबसे छोटा हो गया 5। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, R इक्वल टू 35 माइनस 5 यानी कि 30, यानी कि जो रेंज है वो 5 से लेके 30 तक का है। और इसी के साथ गुणांक भी निकालना है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, विस्तार गुणांक क्या बोलते हैं इसको, विस्तार गुणांक। और इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ठीक है, सबसे बड़ा पद 35 में से 5 माइनस कर देंगे, यहां हो जाएगा 35 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 35 माइनस 5 यानी कि 30 बटे 35 प्लस 5 यानी कि 40। 0 से 0 कट गया, 4 से भाग कर दो 3 को, तो यहां से 4 से भाग करेंगे 3 को, कितना जाएगा, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28 और बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो ये हो गया तुम्हारे पास 0.75। ये हो गया हमारा विस्तार गुणांक के बीच, यानी कि 75% का वेरिएंस आए लोएस्ट और हाईएस्ट आइटम के बीच में। कितना परसेंट का, 75% का जो होता था हाईएस्ट वेरिएंस। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल। अब वहीं पर अगर हमारे पास
कौन सा श्रेणी दे रखा हो, सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। यहां पर भी हमें फ्रीक्वेंसी से, संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है सबसे छोटा पद कौन सा है, सबसे बड़ा पद कौन सा है। तो यहाँ पर न्यूनतम पद कौन सा है, यानी कि न्यूनतम पद, न्यूनतम मतलब s, और ये हो गया हमारे पास 10, और अधिकतम वाला कौन सा है, लार्जेस्ट, यानी कि l, ये हो गया 80। तो मतलब हमारा रेंज हो गया L माइनस एस, यानी कि 80 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 70। सेम टू सेम यहां पर भी गुणांक निकालना है, तो निकाल लो बाबू, विस्तार गुणांक। तो यहां हो गया विस्तार गुणांक बराबर हो जाएगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इक्वल टू कितना आ गया, ये 80 माइनस 10 और 80 प्लस 10, ये हो गया 80 माइनस 10 बटे 80 प्लस 10। ये फॉर्मूला होता है गुणांक निकालने का, सबसे आसान और सबसे छोटा उपकरण की माप होता है रेंज। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे 70 बटे 90, जीरो जीरो कट गया, 9 से 7 को भाग कर दो तो ये हो गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 9 सत्ते 63, 7 कभी नहीं कटेगा तो ये भी आएगा, यानी कि आएगा 0.777, एब्सोल्यूट करेंगे तो राउंड फिगर में 0.78 कर दो, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पर भी 75% से ज्यादा का वेरिएंस आ रहा है हमारे गिवन सीरीज में। तो रेंज के साथ साथ जो दूसरा अपकरण की माप है वो है यहां पर अंतर चतुर्थक। अंतर चतुर्थक मतलब क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या बताता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज का कितना भाग, 4 भाग, 1 2 3 4। तो यहां पर 3 क्वार्टाइल निकालता है, Q1 Q2 Q3। जो Q2 होता है जो 2 भागों में बांटता है, इसको बोलते हैं मीडियन, ये तो ऑलरेडी सीख चुके हो। अब हमें Q1 और Q3 के बीच का अंतर देना है। तो अंतर चतुर्थक विचलन बताता है किसी भी पद श्रेणी में जो तीसरा चतुर्थक है, क्वार्टाइल है, और जो पहला क्वार्टाइल है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहां पर Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा, QI/QR निकालने के लिए, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए। अब जब हम जो है सतत श्रेणी का प्रयोग करते हैं तो Q1 निकालने का फॉर्मूला ये लगाते हैं और Q3 निकालने का फॉर्मूला यहां लगाते हैं। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, तो फॉर्मूला को यहां एक्सप्लेन करने से बेटर है मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझाऊं, तो आपके दिमाग में जल्दी से समझ में आ जाएगा किस तरह से निकालते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है सिंपली हमारे पास, यहां पर तो ये दे रखा है हमारे पास 4 से 6 से 8, ये डेटा दे रखा है और काम से कहा गया है, तो यहाँ पर हो गया ये 10 से 12, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 से 14। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना ये है, तो सबसे पहले ये जो डेटा दे रखा है हमें निकालना है अंतर चतुर्थक विचलन की I/QR, और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, और हमें Q3 और Q1 अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए ये मीडियन, क्योंकि मीडियन चर को, ग्रुप को 2 भागों में बांटता है और चतुर्थक 4 भागों में बांटता है। तो मीडियन तो ऑलरेडी पता ही होगा, कोई दिक्कत, हमें Q3 और Q1 मतलब पहला वाला और लास्ट वाला निकालना है। उसके लिए पहले CF निकाल दो, आपस में ऐड करके ये हो गया 5, 8 5 13, 13 और 12 25, 25 और 15 हो गया 40, 40 और 6 हो गया 46, 46 और 2 हो गया 48। मतलब यहाँ पर हमारे पास समेशन F ये क्या है, N, ये हमारे पास कितना है, 48 है। ठीक है, तो जब ये 48 आ जाता है तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Q1। क्या निकालना है, Q1 निकालने के लिए हमें चाहिए, तो Q1 ग्रुप चाहिए, तो Q1 इक्वल टू होता है N/4, यानी कि यहाँ पर हो गया 48/4, यानी कि हो गया 12, यानी कि 12वां पद। जहां पर 12 पद होगा वहीं पर Q1 होगा, वही वाला सीरीज। तो 12वां पद कहां पर आ रहा है, इसमें हो रहा है, ये वाला। तो ये जो श्रेणी हो गया हमारा Q1 ग्रुप हो गया। तो लिखेंगे यहां पर 12वां पद CF किसमें है, 13 में है, मतलब Q1 समूह कौन सा हो गया, Q1 समूह हो गया हमारे पास 6 और 8। अब इसका वैल्यू लगाओ, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इक्वल टू L1 प्लस N/4 माइनस
सी एफ से इंटू सेम भाई मीडियन वाला फार्मूला है, डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई, राइट हो गया। अब यहाँ पर L1 क्या हो गया, छोटा वाला पर 6, n/4 कितना हो गया 12, और CF जो ग्रुप Q1 आया उसके ठीक ऊपर वाला CF देखो कितना है बेटा 5, तो यहां ले लेंगे 5 और F उसी ग्रुप का फ्रीक्वेंसी लेंगे 8 और मल्टीप्लाई ग्रुप का इसका डिफरेंस यानी कि 2, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हो गया 6 प्लस 12 में से 5 गया 7, 7 दूनी 14, 14 बाई 7 दूनी 14, 14 बाई 8, 14 बाई 8। अब 8 से 14 को भाग कर दो, तो 8 से 14 को भाग कर देंगे, यहाँ पर 8 एकम 8 बचेगा कितना 6, पॉइंट लगा 0, 8 सत्ते 56 बचेगा 4, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 6 प्लस 1.75, यानी कि हमारे पास पहला क्वार्टर आ गया 7.75, ये हो गया Q1। ठीक, जैसे Q1 आ जाता है सेम मेथड का यूज करेंगे और Q3 निकाल लेंगे। इसका हो गया तो Q3 का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई आई, तो सेम टू सेम Q3 निकालो कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 ब्रैकेट n/4, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 48/4, तो यहाँ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 36 वा पद। अब यहाँ पर 36 कहां पर हो गया, इस वाले ग्रुप में होगा, यहाँ देखो, तो ये हो गया हमारे पास Q3 मिल गया, तो यहां पर भी लिख दो, यहां 36वां पद हमारे पास कहां पर है, CF 40 में है, अथा Q3 समूह कौन सा होगा, Q3 समूह होगा हमारे पास 10 से 12। इसका मतलब होता है यहां पर Q3 बराबर L1 कितना है 10 प्लस हमारे पास 3n कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 36 माइनस CF कितना हो गया ऊपर वाला 25, F कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 2, हो गया। सॉल्व कर दो बाबू इसको, ये हो गया 10 प्लस 36 में से 15 गया कितना बचेगा 11, 11 में से 2 मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 22/15। अब 15 से 22 को डिवाइड कर दो, 15 से 22 को डिवाइड कर देंगे, 15 एकम 15 बचेगा 7, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 15 चुकू 60, ये हो गया 10 पॉइंट लगाया 0, 15 6 90, अभी कभी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 10 प्लस 1.4, 6 की जगह क्या कर दो राउंड ऑफ से, तो यहाँ हो जाएगा 11.47, ये हो गया Q3। तो हमारे पास Q1 अवेलेबल है, हमारे पास Q3 अवेलेबल है। अब यहां पर ठीक है हमें निकालना है IQR, क्या निकाल लो IQR, सो दैट इज IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1, तो यहां पर हो गया Q3 आ गया 11.47, Q1 आ गया 7.75, डिवाइड कर दो, 7 में से 5 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 7 गया 3, और यही हो गया हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज, और यही हमारा हो गया आंसर, ये निकालना था आपको। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी होता है क्वार्टल डिवीजन, हमेशा क्वार्टल वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें निकालना पड़ता है एक ही साथ, Q3 भी और Q1 भी, इससे मतलब 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे थोड़ा लेंदी बन जाएगा, बट क्वेश्चन मजेदार होता है। कैलकुलेशन जिसको इंटरेस्ट है कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स पढ़ने में, उसके लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है। फिर भी कोई डाउट होता है देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, आपके डाउट को मैं जरूर रिसॉल्व करूंगा। ठीक है, अच्छा लगता है लाइक करके शेयर कर दो, बने रहो मेरे साथ दाइक मजगूर के साथ। थैंक यू एंड बाय।